ओके अब ये जो क्वेश्चन 91 से 100 ये जो लास्ट 10 क्वेश्चंस है इनको देखते हैं। कोई थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट इसमें एज सच नहीं है, जो अब तक हमने देखा था उसी के ऊपर के एक एक्सरसाइज की तरह इन क्वेश्चंस को आप ले सकते हो। नथिंग न्यू, जस्ट अ एक्स्ट्रा प्रैक्टिस। P, Q, R, S, T, U, V, W and Z are 5 diameters of a circle and O is its center. How many polygons can be formed using these points on the circle as vertices? Okay, how many polygons? P, Q, R, S, T, U, 5 diameters of a circle. Okay, 1, 2, 3, 4 and 5. ये 5 ये है और ये एक सेंटर है O, मतलब टोटल वी हैव 11 पॉइंट्स. Now what they are asking is how many polygons can be formed using these points on the circle as on these points on the circle, मतलब you are not allowed to take the center, मतलब 10 पॉइंट ही है हमारे पास. तो इन 10 पॉइंट को यूज करके कितने पॉलीगॉन बन सकते हैं. पॉलीगॉन क्लोज फिगर होती है, सबसे छोटा पॉलीगॉन 3 साइड वाला होता है. तो ट्रायंगल कितने बन सकते हैं, तो ट्रायंगल के लिए कोई भी 3 पॉइंट आप सेलेक्ट कर लो. इवन इफ यू विल सेलेक्ट 3 दीज पॉइंट्स तो भी एक ट्रायंगल बन सकता है इस तरह का, क्योंकि सर्कल के ऊपर कभी भी 3 पॉइंट लाइन में नहीं होते, कोलिनियर नहीं होते. तो कोई भी 3 सेलेक्ट कर लो, एक ट्रायंगल बनेगा. इन तीनों को सेलेक्ट कर लिया, ये ट्रायंगल बनेगा. तो ट्रायंगल बनेंगे 10C3. 4 पॉइंट्स वाले, 4 वर्टाइसेस वाले क्वाड्रिलैटरल भी बना सकते हो आप, जो होंगे 10C4. पेंटागॉन्स बना सकते हो 10C5. हेक्सागॉन्स बना सकते हो 10C6. सो उन्होंने कोई लिमिट नहीं रखा, कुछ भी आप बना सकते हो. सो 10 साइड वाला भी बना सकते हैं, उसके तरीके होंगे 10C10. उन्होंने सिर्फ बोला है पॉलीगॉन बनाना है. सो योर आंसर इज 10C3 प्लस 10C4 प्लस 10C5 प्लस 10C6 डॉट 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 अप टू 10C10. अब ये काउंट करना तो मुश्किल है, लेकिन वन थिंग दैट वी हैव सीन इज 10C0 प्लस 10C1 प्लस 10C2 प्लस 10C3 डॉट 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 अप टू 10C10 is basically 2 to the power 10, मतलब 1024. We want only this part. That means what we don't want is 10C0 which is 1, 10C1 is 10 and 10C2 is 45. So 45, 55 and 1 is 56. So your answer is 1024 minus 56. So 24 गया और उसके बाद 4 में से 6 गए, 14 में से 6 8 और 101 में से 5 गया 96. So 968 is the answer for this first question. ठीक है, easy था. Now the next question is saying how many 9-digit numbers can be formed using the digits 6 and 7 only. Okay, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिजिट का नंबर बनाया, लेकिन उसमें सिर्फ 6 और 7 ही होने चाहिए. So that the number formed is multiple of 12. Okay, now if a number is a multiple of 12, number अगर multiple of 12 बनाना है तो it needs to using how many 9-digit numbers can be formed using the digits 6 and 7 only, so that the number formed is multiple of 12. मल्टीपल ऑफ 12 बनाना है तो नंबर को मल्टीपल ऑफ 4 एंड मल्टीपल ऑफ 3 होना जरूरी है. अब अगर सिर्फ 6 और 7 ही यूज करना है और नंबर को मल्टीपल ऑफ 4 बनाना है, तो 4 का मल्टीपल तभी बनता है जब लास्ट 2 डिजिट्स 4 से डिवाइड हो सकते हैं. अब 6 और 7 यूज करके लास्ट के 2 प्लेस पे या तो आप 67 रख सकते हो, या 76 रख सकते हो, या 77 रख सकते हो, या 66 रख सकते हो. लेकिन इसमें से सिर्फ 76 एक ही वर्किंग कंडीशन है, तो आपको यहाँ पे एक ही ऑप्शन है, दैट इज टू पुट 7, एंड यहाँ पे एक ही ऑप्शन है, दैट इज टू पुट 6. देन ओनली द नंबर विल बिकम डिविजिबल बाय 4. तो अगर आपको डिविजिबल बाय 4 बनाना है तो इस प्लेस पे एक ही ऑप्शन है, इस प्लेस पे एक ही ऑप्शन है. अब आप इन 7 प्लेस पे जो करना है कीजिए, नंबर 4 से डिविजिबल बनेगा ही बनेगा. लेकिन हमें नंबर को डिविजिबल 12 से बनाना है. 4 से तो वो पक्के से बनेगा डिविजिबल. नाउ आई ओनली नीड टू मेक श्योर दैट द नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 3. अब बचती 7 प्लेसेस हैं. अब ध्यान से देखोगे तो इन 7 प्लेसेस पे अगर मैं नंबर ऑफ 6 एंड नंबर ऑफ 7 क्या क्या ले सकते हैं वो देखते हैं. अगर इन 7 प्लेस पे 6 ही ले लिया और 7 कभी लिया ही नहीं तो चलेगा क्या, देखते हैं. तो डिविजिबल बाय 3 पता चलता है सम ऑफ डिजिट से. इफ द सम ऑफ डिजिट इज डिविजिबल बाय 3 देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 3. अब इन सारी प्लेसेस पे नंबर ऑफ 6 से 7 ले लिए मैंने, तो सम ऑफ डिजिट क्या होगा,
तो 6 6 6 6 6 6 6 सभी जगह 6 लिया तो 6 7 ज़र 42 एंड 42 एंड ये दो डिजिट्स का सम ऑफ डिजिट कितना आ रहा है 7 और 6 13 आ रहा है तो 42 एंड 13 55 तो सम ऑफ डिजिट 55 होगा नंबर डिविजिबल नहीं बनेगा 3 से तो नंबर ऑफ 6 इज 5 एंड नंबर ऑफ 6 इज 6 एंड नंबर ऑफ 7 अगर 1 लिया तो चलेगा क्या तो 6 बार आएगा तो 36 होगा और 36 एंड 7 इज 43 एंड 13 सम ऑफ डिजिट 43 एंड 13 इज 56 43 एंड 13 इज 56 तो ये भी नहीं चलेगा 56 भी तो 3 से डिविजिबल नहीं है नंबर ऑफ 6 इज 5 एंड नंबर ऑफ 7 2 ले लिया तो 6 5 आर 30 एंड 12 इज 42 एंड 13 एक मिनट 7 6 42 सॉरी 6 5 30 और 14 होता है 44 एंड 13 57 डिविजिबल बाय 3 है मतलब ये कॉम्बिनेशन वर्क कर सकता है मतलब 6 6 6 6 6 7 7 अब ये 7 लेटर्स को 7 डिजिट्स को इन 7 प्लेसेस पे बिठाने से 7 फैक्टोरियल बाय 5 सेम है 2 सेम है इसलिए 7 फैक्टोरियल बाय 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल इज 7 into 6 into 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल कैंसिल 7 6 42 बाय 2 21 सो इस कॉम्बिनेशन से 21 अलग अलग नंबर्स बन सकते हैं देयर आर 21 पॉसिबल नंबर्स in which 6 will be repeated out of the first 7 places 6 will be repeated 5 times 7 will be repeated 2 times and the last 2 places are in any ways out of our control क्योंकि वो 2 places पे आपको लास्ट प्लेस पे 6 और सेकंड लास्ट प्लेस पे 7 बिठाना है ठीक है तो ये 7 और 6 बिठाने के कारण नंबर 4 से डिविजिबल बनेगा और इस कॉम्बिनेशन में आप देखो तो सम ऑफ डिजिट 57 आ रही है तो वो 3 से भी डिविजिबल हो जाएगा मतलब नंबर 12 से डिविजिबल बन जाएगा अब नंबर ऑफ 6 इज 4 और ये 3 लेता हूं तो भी नहीं चलेगा क्योंकि सम ऑफ डिजिट फिर 58 बनेगी एक 7 बढ़ गया एक 6 की जगह नहीं चलेगा ये भी नहीं चलेगा क्योंकि अब सम ऑफ डिजिट 59 बनेगी हाँ ये चल सकता है क्योंकि अब सम ऑफ डिजिट 60 बनेगी देखो 6 2s are 12 7 2s 5s are 35 and 12 is 47 and ये 13 57 सॉरी 47 and 13 60 तो ये कॉम्बिनेशन भी चल सकता है जिसमें 6 आ रहा है 2 बार और 7 आ रहा है 5 बार अब इससे भी 7 फैक्टोरियल बाय 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल मतलब और 21 वर्ड्स इस कॉम्बिनेशन के साथ बन सकते हैं ये 6 ले लिया एक बार 7 ले लिया 6 बार तो नहीं चलेगा सम ऑफ डिजिट का प्रॉब्लम आएगी और 6 को लिया ही नहीं और 7 को 7 बार ले लिया तो भी 49 और ये 13 62 आ जाएगा सम ऑफ डिजिट का प्रॉब्लम आएगा सो 21 एंड 21 मतलब टोटल 42 नेचुरल नंबर्स आर पॉसिबल ऑफ दिस कंडीशन थोड़ा मैंने फास्ट एक्सप्लेन करने वाला हूं मैं लास्ट के कुछ क्वेश्चन क्योंकि नया थियरी नहीं है तो आपको अब ये समझना पड़ेगा स्लोली देखेंगे समझ में आएगा आपको How many numbers with 2 or more digits can be formed with the digits 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 so that in every such number each digit is used at most once and the digits appear in ascending order. Okay. अब आप ध्यान से देखोगे देखिए अगर मैं बोलता हूं एक छोटा एग्जांपल पहले इसमें से 3 डिजिट के कितने नंबर बन सकते हैं तो हम बेसिकली क्या करते हैं यहाँ 5 में से 5 ऑप्शन है यहाँ यूज किया 4 ऑप्शन है यहाँ यूज किया 3 ऑप्शन सो 5 into 4 into 3 लेकिन अगर मैं बोलता हूं कि 3 डिजिट का नंबर बनाना है इससे 3 डिजिट का नंबर बनाना है लेकिन उस बने हुए डिजिट्स में सारे डिजिट्स असेंडिंग ऑर्डर में आने चाहिए मतलब आप इससे अगर आप 352 बनाते हो तो इट इज नॉट एक्सेप्टेबल क्योंकि मेरा जो 3 डिजिट का जो नंबर बनने वाला है उसमें सारे डिजिट्स असेंडिंग ऑर्डर में होने चाहिए असेंडिंग ऑर्डर में होने चाहिए अब आप ध्यान से देखोगे तो 3 के बाद 5 है असेंडिंग मतलब बढ़ने वाला एक्सेप्टेड लेकिन 5 के बाद 2 आ रहा है नॉट एक्सेप्टेड
तो आप ध्यान से देखेंगे, हाँ इससे अगर आप 245 बनाते हो तो इट इज एक्सेप्टेबल उन्हें, ठीक है। सो इस तरह की क्वेश्चन की कंडीशन है। कितने डिजिट यूज करने हैं वो तो उन्होंने नहीं बोला, हाँ 2 या फिर मोर डिजिट्स का बनाना है। लेकिन आप 245 बनाओ, मतलब ध्यान से देखो वो क्वेश्चन लिखा हुआ क्वेश्चन जो है उसमें 1 से लेके 9 तक सारे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सारे डिजिट्स है। कितने डिजिट का बनाना है वो भी नहीं बोला। अगर 2 डिजिट का बनाना है तो असेंडिंग में 3 5 चल सकता है, 48 9 चल सकता है, इस तरह से। तो 2 डिजिट्स का अगर बनाना है तो आपको 2 डिजिट सेलेक्ट करने पड़ेंगे। 2 डिजिट का नेचुरल नंबर बनाना है तो 2 डिजिट सेलेक्ट करने पड़ेंगे, विच यू कैन डू इन 9C2 वेज। फॉर एन एग्जाम्पल समझो आपने 7 एंड 2 को सेलेक्ट किया, तो इसमें से पहले प्लेस पे छोटा लिखना पड़ेगा 2 और बाद में 7 लिखना पड़ेगा। तो ये कौन से 2 डिजिट सेलेक्ट करने आपके कंट्रोल में, लेकिन उनको किस ऑर्डर में लिखना है वो आपके कंट्रोल में नहीं है। सो आपको 9P2 लिख के चलेगा नहीं, या 9C2 इंटू 2 फैक्टरल करने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ लिखना पड़ेगा 9C2। There are 9C2 ways in which we can select 2 digits from these 9 digits. अब 3 डिजिट्स के नंबर बनाने हैं तो वी कैन से द आंसर विल बी 9C3 ओनली। कोई भी 3 डिजिट सेलेक्ट कर लो। फॉर एन एग्जांपल समझो मैंने 2 8 और 1 को सेलेक्ट किया, तो अब 2 8 1 से एक ही नंबर बन सकता है। आपको सबसे छोटा डिजिट सेलेक्टेड में से सबसे छोटा डिजिट पहले लिखना पड़ेगा, मिडिल डिजिट बीच में लिखना पड़ेगा, सबसे बड़ा डिजिट बाद में लिखना पड़ेगा। सो 2 8 1 को घुमा फिरा के 3 फैक्टरल वर्ड्स नए बन तो सकते हैं, डिजिट्स बन तो सकते हैं, नंबर 3 डिजिट के बन तो सकते हैं, लेकिन हमें असेंडिंग ऑर्डर चाहिए। मतलब कौन से डिजिट यूज करना है ये आपके कंट्रोल में रखा हुआ है, लेकिन किस ऑर्डर में यूज करना है वो आपके कंट्रोल में नहीं है। सो 3 डिजिट्स के बनाने हैं तो 9C3, 2 डिजिट के बनाने हैं तो 9C2। और आप कितने भी डिजिट्स का बनाइए, उन्होंने बोला है 2 और मोर डिजिट्स। 4 डिजिट का बनाना है तो यू विल हैव टू सेलेक्ट ओनली 4 डिजिट्स, दैट कैन बी डन इन 9C4। 5 डिजिट का बनाना है तो 9C5, इसी तरह 9 डिजिट्स का बनाना है तो 9C9। सो इस तरह से आपको ये करते रहना पड़ेगा, ठीक है। 9C9। अब अगर ये 9C0 प्लस 9C1 प्लस 9C2 डॉट 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 ये सारा अगर होता तो आपका आंसर 2 to the power 9 512 आ जाता। लेकिन 9C1 और 9C0 नहीं है तो ये 9 and 1 10 आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा आंसर से, तो आपका आंसर आएगा 502। इस थर्ड क्वेश्चन का आंसर आएगा 502। देखिए हुई कॉन्सेप्ट है ऑर्डर नॉट इन आवर कंट्रोल वाली, तो इसको आपको अच्छे से समझना चाहिए था या खुद बनाना भी चाहिए था। ये कैट 2018 का क्वेश्चन था। What is are the possible numbers of ways to select 3 numbers from the set of first 25 natural numbers such that the selected numbers are in arithmetic progression? 3 numbers from first 25 natural numbers such that the selected numbers are in arithmetic progression. 3 नंबर सेलेक्ट करने, उनसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनना चाहिए। अब आप ध्यान से देखो, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मतलब गैप बिटवीन द नंबर शुड बी सेम। फॉर एन एग्जांपल आप 1 2 3 इज अ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ओनली वेयर द गैप इज 1, और 2 8 6 का गैप है ना, तो 14 इज ऑल्सो द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। या आप 3 7 4 का गैप रख रहे हो तो 11, ये भी कर सकते हो। तो इस तरह की अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनानी। आप एक एक तो मतलब एक गैप वाली कितनी बन सकती है, 2 गैप वाली कितनी बन सकती है, उस तरह से भी कर सकते हो। या इजी मेथड में बताऊं तो आप ध्यान से देखो, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में 3 डिजिट्स का अगर आप बना रहे हो तो यहां से यहां डी गैप है, तो यहां से यहां पे भी डी ही गैप आएगा, मतलब फर्स्ट और लास्ट में 2D का गैप आएगा। 2D का गैप आने के कारण अगर पहला नंबर अगर ऑड नंबर है तो लास्ट वाला भी ऑड ही रहेगा, या पहला इवन है तो आखिरी वाला भी इवन ही रहेगा। आप ध्यान से देखो, तो इसलिए आप क्या कीजिए, फर्स्ट और लास्ट के लिए कोई भी 2 इवन नंबर सेलेक्ट कीजिए या कोई भी 2 ऑड नंबर सेलेक्ट कीजिए, आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस मिलती रहेगी। अगर आप पहला और आखिरी वाला इवन नंबर बनाना चाहते हो तो 1 से 25 के बीच में 12 इवन नंबर है, तो 12 में से कोई भी 2 इवन नंबर सेलेक्ट कीजिए। 12C2 ways, 12 into 11 by 2, that means 66 ways are there in which you can select 2 even numbers।
कोई भी दो इवन नंबर लो, उससे एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पक्के से बनेगा। दो इवन नंबर कोई भी लो, फॉर एन एग्जांपल समझो मैंने 2 और 20 लिया, तो पहला नंबर 2, आखिरी नंबर 20। 2 और 20 के बीच में कितना गैप है? 18, तो उसका आधा होता है 9। 9 गैप देकर बीच में लिखोगे 11, तो एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मिलेगी 2, 11, 20। कोई भी दो इवन नंबर लिखोगे, उससे एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनेगी जिसमें 3 डिजिट हो, क्योंकि उसका दो और 20 का एवरेज अगर बीच में लिखते हो तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनेगी। तो कोई भी दो इवन नंबर आप सेलेक्ट कर लो 12C2 वेज में, या आप कोई भी दो ऑड नंबर सेलेक्ट भी कर सकते हो, उसके बीच में उनका एवरेज डाल देंगे तो आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मिल जाएगा। 1 से 25 के बीच में 13 ऑड नंबर्स है, तो 13C2 वेज, दैट मीन्स 13 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 2, दैट मीन्स 13 इंटू 6, 78 ways in which you can select any two odd number। कोई भी दो odd number select करो। फॉर एग्जाम्पल समझो मैंने 5 और 15 ले लिया, तो 5 और 15 20 का एवरेज हो गया, 10 बीच में 10 लिख दो, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन जाएगी। सो सेलेक्ट एनी टू इवन नंबर और सेलेक्ट एनी टू ऑड नंबर, यू विल ऑलवेज गोइंग टू गेट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 8 6 14 4 7 6 13 4। सो देयर आर अ टोटल ऑफ 144 ways of doing this। 144 is the answer। Now the next question is saying, India and Africa play one-day international matches series until one team wins 4 matches. No match ends in a draw. Find the number of ways in which the series can be won. Okay. No match ends in a draw. Find the number of ways in which series can be won. Okay. अब series can be won by India with the margin of 4-0 और विद द मार्जिन ऑफ 4-1, क्योंकि उन्होंने बोला है जब भी कोई टीम 4 मैचेस जीत जाती है तो सीरीज खत्म हो जाती है। या इंडिया कैन विन इन 4-2 और इंडिया कैन विन इन 4-3। अब इंडिया को सीरीज जीतने के इतने सारे तरीके, अब ध्यान से देखोगे तो 4-0 से जीतने के लिए चारों मैचेस इंडिया को ही जीतने पड़ेंगे। सो आई कैन बी रिटर्न फॉर 4 टाइम्स इन 1 वे ओनली। अब 4-1 से जीतना है तो 5 मैचेस होगी, जिसमें से ऑब्वियसली 4-1 से इंडिया जीत रहा है तो 5th मैच तो इंडिया ने जीता होगा, क्योंकि व्हेनेवर इंडिया विल विन 4th मैच सीरीज विल एंड देयर। सो यहां पे तो आई ही लिखना है, कंट्रोल में नहीं है। अब ये 4 में से एक मैच साउथ अफ्रीका को जिताना है, या आपको ऐसे कहो कि ये जो 4 प्लेसेस है जिसमें इसमें आई आपको 3 बार लिखना है और एस आपको 1 बार लिखना है। तो इट कैन हैपन इन IIIS, या फिर IISI, या फिर ISII, या फिर SIII। सो 4 प्लेसेस पे इन 4 लेटर्स को घुमा फिरा, क्योंकि ये और ये अलग तरीके हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। इसमें इंडिया पहला मैच जीता, दूसरा जीता, तीसरा जीता, चौथा मैच साउथ अफ्रीका जीता है और 5वां इंडिया मैच जीता है। इसमें पहला दूसरा इंडिया जीता, तीसरा साउथ अफ्रीका जीता है। So even if all these 4 ways are there in which India is winning 4-1, but these 4 are distinct ways। लास्ट का मैच तो ऑब्वियसली इंडिया को जीतना पड़ेगा अगर इंडिया सीरीज जीत रहा है तो। सो IIIS इन 4 लेटर को घुमा फिराने के 4 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल, मतलब 4 वेज आर देयर। सो 4-1 से जीतने के 4 तरीके हैं। 4-2 से अगर जीतना है तो टोटल 6 मैचेस होगी, 3 2 5 6, जिसमें 6th मैच तो इंडिया को जीतना पड़ेगा फॉर श्योर। और ये बची हुई 5 मैचेस में इंडिया 3 मैचेस जीतेगा, साउथ अफ्रीका 2 मैचेस जीतेगा। तो IIIS को घुमा फिराने के 5 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, ऐसे दे बोल सकते हो 5 लेटर में से 3 से में 2 से में, या ऐसे भी बोल सकते हो कि ये 5 मैचेस में से कोई भी 2 मैचेस आपको सेलेक्ट करने हैं, 3 मैचेस सेलेक्ट करनी पड़ेगी इंडिया के लिए, तो दैट विल बी 5C3। या आप ऐसे भी बोल सकते हो कि इन 5 में से कोई भी 2 मैचेस सेलेक्ट करनी पड़ेगी साउथ अफ्रीका के लिए, दैट कैन बी डन इन 5C2। और 5C3 हो या 5C2 हो या फिर ये हो, सबका वैल्यू सेम है, एंड दैट इज 5 4 20/2 10। सो देयर आर 10 वेज इन विच दिस रिजल्ट कैन हैपन। 4-3 से चाहिए तो 7 मैचेस होगी, लास्ट वाला इंडिया जीतेगा और इन 6 में से कोई तो 3 मैचेस इंडिया को जीतनी पड़ेगी, दैट कैन हैपन इन 6C3। 6C3 इज
20. So there are 20 ways in which India can win the series in 4-3 manner. So basically 1 and 4, 5 and 10, 15 and 20, 35 ways are there in which India can win the series. Now in the similar 35 manner South Africa can also win the series, क्योंकि उन्होंने ये तो नहीं बोला कि इंडिया को ही जीतना है, उन्होंने सिर्फ बोला है फाइंड इन हाउ मेनी वेज कैन द सीरीज बी वन बाय साउथ अफ्रीका और बाय इंडिया. सो 35 ways in which India can win, similarly 35 ways, that means total 70 ways are there. 35 for India, 35 for South Africa. So इतना सब करके 35 मत मार्क करना, आंसर should be 70. Now next question. There are 4 married couples in a club. The number of ways of choosing a committee of 3 members so that no couple appears in the committee is. Okay. 4 married couples है, मतलब टोटल 8 लोग हैं, 3 लोगों की कमिटी बनानी है. नो कपल शुड अपीयर इन द कमिटी. ओके. अब आप ध्यान से देखोगे तो 8 लोग, 4 मेल है, 4 फीमेल है, तो आप 3 लोग सेलेक्ट करने हैं. नो मैरिड कपल चाहिए तो आप तीनों मेल सेलेक्ट कर लो. दैट कैन बी डन इन 4 मेल में से 3 मेल सेलेक्टेड 4C3, या तीनों फीमेल सेलेक्ट कर लो, मतलब हस्बैंड वाइफ आने का चांस ही नहीं रहेगा. दैट कैन ऑल्सो बी डन इन 4C3 वेज. या आपको 2 मेल एंड 1 फीमेल सेलेक्ट करने का भी चांस है, जिसके लिए 4 मेल में से 2 मेल सेलेक्ट करने पड़ेंगे 4C2 वेज में. यही बोला है ना, देयर आर 4 मैरिड कपल्स, हाउ मेनी चूजिंग कमिटी ऑफ 3, नो कपल अपीयर इन द कमिटी. 2 मेल कैन बी सेलेक्टेड इन 4C2 एंड यू नीड टू सेलेक्ट 1 फीमेल. बट जो भी आपने 2 मेल सेलेक्ट किए हैं उन दोनों की वाइफ को आप सेलेक्ट नहीं कर सकते. तो ये 4 फीमेल में से वो 2 फीमेल सिलेक्शन के लिए अवेलेबल नहीं है, तो सिलेक्शन के लिए बाकी 2 फीमेल्स ही अवेलेबल है. तो उन 2 फीमेल में से कोई भी एक फीमेल आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा. 4C2 is 4 3 12 by 2 into 6 12. या आप 1 मेल एंड 2 फीमेल भी सेलेक्ट कर सकते हो. 1 male can be selected in 4C1 and 2 female. Out of these 4 female, 1 female which is wife of this man cannot be selected. So 3 female में से 2 female select करनी पड़ेगी. So 3 into 4 12. So 12 12 24 and 8 32 ways in which we can do this. 32 तरीके हो सकते हैं ये करने के. ठीक है, तो again doable है. Now the last, but ये इंपॉर्टेंट सेट है 4 का, ये ब्लॉक जो दिख रहा है. रवि अपीयर्ड फॉर अ टेस्ट हैविंग 3 पेपर्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी. फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी 3 पेपर हैं. ईच ऑफ विच इज हैविंग अ मैक्सिमम ऑफ 100 मार्क्स. तीनों में मैक्सिमम 100 मार्क्स है, मतलब टोटल 300 मैक्सिमम मार्क्स का ये एग्जाम है. इट वॉज फाउंड दैट हिज स्कोर्स वेर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स इन ईच ऑफ द 3 पेपर्स. मतलब सब जगह या तो 0 है या फिर पॉजिटिव नेचुरल नंबर है. मतलब फिजिक्स में वो 0 1 2 3 4 अप टू 100 कुछ भी मार्क्स ले सकता है. सिमिलरली फॉर केमिस्ट्री, सिमिलरली फॉर बायोलॉजी. इन हाउ मेनी वेज कैन ही स्कोर 40 मार्क्स. पहला है P plus C plus D we need to maintain as 40. जैसे कि हो सकता है ना कि फिजिक्स में 20, केमिस्ट्री 10, बायोलॉजी 10, या फिजिक्स 25, केमिस्ट्री 15, बायोलॉजी 5, या ये 5 सॉरी 25 15 0, या 5 0 15 सॉरी 5 नहीं 25 0 15, या ऐसे कुछ भी हो सकता है. तो ये करने के लिए बस 3 नेचुरल नंबर्स, सॉरी 3 नॉन नेगेटिव नंबर्स की एडिशन 40 चाहिए. तो ये हमारा देखा हुआ क्वेश्चन टाइप है. इसका आंसर आता है n plus r minus 1 c r minus 1. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइडेंटिकल इनटू डिस्टिंक्ट. सो आंसर आएगा 40 plus 3 minus 1, 42C2. 42C2. 42C2 is 42 into 41 by 2. That is nothing but 21 into 41. कितना आता है? 21 1 21, 2 कैरी, 21 4s are 84 and 2 86. So there are total 861 ways in which he can score a total of 40 marks. Now, the next question is asking me, in how many ways can he score 140 marks? 140 marks. अब ठीक है, आप इसमें हो सकता है कि आप पिछली बार जैसे किया था उसी तरह से आंसर दे सकते हो. क्या? 140 plus 3 minus 1 C3 minus 1, that means 142 C2.
लेकिन दोस्तों ये गलत है, इसका आंसर 142C2 नहीं आ सकता, क्योंकि जब आप ऐसे करोगे तो इसमें ऑल तरीके, इट विल इंक्लूड ऑल द वेज इन विच अ पर्सन इज स्कोरिंग 140 मार्क्स। इसमें सारे वो तरीके आएंगे इन विच पर्सन इज स्कोरिंग 140 मार्क्स। अब उसमें ऐसे भी तरीके आएंगे जिसमें फिजिक्स विल हैव 135, केमिस्ट्री विल हैव 4 एंड बायोलॉजी विल हैव 1, या फिर फिजिक्स हैविंग 0, केमिस्ट्री 140, बायोलॉजी 1, लाइक दैट। तो इसमें ये सारे तरीके आ सकते हैं दोस्तों, जो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इन नन ऑफ द सब्जेक्ट पर्सन कैन स्कोर मोर देन 100। किसी भी सब्जेक्ट में पर्सन 100 से ज्यादा अगर स्कोर करता है तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगी, ये हमें तो पता है, तो ये तो हम कर नहीं सकते। सो इस तरह के वेज तो एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है। तो कब गड़बड़ होगी? जब भी कभी, एक एक करके देखते हैं। वेनेवर फिजिक्स विल बी हैविंग मोर देन 100, वेनेवर फिजिक्स विल हैव मोर देन 100 तो गड़बड़ आएगी, मतलब जब भी फिजिक्स की वैल्यू एटलीस्ट 101 होगी तब गड़बड़ होगी। अब मान लो, हाउ मेनी वेज आर देयर टू डिस्ट्रीब्यूट 140 चॉकलेट्स अमंग फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, 3 स्टूडेंट्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी स्टूडेंट्स है मान लो, सच दैट P शुड गेट एटलीस्ट 101। ये होने के तरीके कितने हैं? टोटल वेज तो हमने अभी बताया क्या था, 142C2 वेज थे। उसमें से वो सारे तरीके मैं हटवा दूंगा व्हेनेवर फिजिक्स इज मोर देन 101 और 101, मतलब व्हेनेवर इट इज एटलीस्ट 101 तो वी विल रिमूव दोज वेज। अब 140 में से अगर 101 फिजिक्स को देंगे तो बचते 39 है। अब अगर उन 39 को मैं PCB 3 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता हूं तो उसके तरीके होंगे 39 + 3 - 1 C3 - 1, that is 41C2। 41C2 is 41 into 40/2, एक 0, 41 2 जार 40 2 82, 820। So there are 820 ways in which physics will have at least 101, and whenever physics will have at least 101, that time it will create problem. I hope you all are understanding this. So I will have to subtract these 820 ways from this total. Similarly, whenever chemistry will be at least 101, that time it will create a problem. 100 पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 101 देने के बाद प्रॉब्लम है, so you will have to remove another one and 120, and for biology to be at least 100 you will have to remove again another 820. So your answer is 142C2। 142C2 is 142, ठीक है, ये आप कैलकुलेटर पे कर लीजिए, ठीक है। तो दिस विल बी द आंसर। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग it was in how many ways he can score a total of 240 marks, ठीक है, 240 marks चाहिए ना। if you want the total to be 240, अब इसमें तो ज्यादा गड़बड़ है, क्योंकि अब 100 के ऊपर जा सकता है, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि ये 240 हो, ये 00 हो, तो इसमें फिजिक्स 100+ वाले तो रिमूव करने पड़ेंगे। लेकिन इसमें ज्यादा प्रॉब्लम ये है कि समझो अगर फिजिक्स 101 भी ले लिया मैंने, उसके बाद भी PCB की वैल्यू आ जाती है 139, अगर इसको 101 दे भी दिया तो भी PCB की वैल्यू आती है 139। तो अब ऐसा भी हो सकता है कि केमिस्ट्री 100+ जाए, तो व्हेन यू आर डूइंग फिजिक्स 100+, दैट टाइम केमिस्ट्री माइट आल्सो बिकेम 100+, एंड वो कुछ केसेस रिपीट सब्ट्रैक्शन का चांस रहेगा, तो ये बहुत डिफिकल्ट बनता जाएगा। तो आप इसको ऐसे सोच सकते हो कि P + C + B कितना मेंटेन करना है, फिजिक्स 100 मार्क का है, केमिस्ट्री 100 मार्क का है, बायोलॉजी 100 मार्क का है, टोटल आपको कितना मेंटेन करना है 240। नाउ आउट ऑफ 300 मैक्सिमम मार्क्स पर्सन इज स्कोरिंग 240 मार्क्स, दैट मीन्स यू कैन change the question to the question where person is scoring 240, that means person is not scoring 60 marks out of 300। अब मुझे बताओ, उसने टोटल 300 में से 60 मार्क गवाए हैं ना, तो हो सकता है उसने फिजिक्स में कुछ मार्क गवाए हो, केमिस्ट्री में कुछ मार्क गवाए और बायोलॉजी में कुछ मार्क गवाए और टोटल 60 मार्क्स गवा दिए। उसके कितने तरीके हैं? 60 मार्क्स गवाने के जितने तरीके होंगे उतने ही तरीके 240 मार्क्स अचीव करने के होंगे। फॉर एन एग्जांपल 60 मार्क गवाने का समझो ये तरीका है, फिजिक्स 30, केमिस्ट्री 10, बायोलॉजी 20।
गवाने के, तो इसका ये मतलब हुआ कि फिजिक्स में उसने 30 मार्क गवाए मतलब 70 मार्क हासिल किए, केमिस्ट्री में 10 मार्क गवाए मतलब 90 मार्क हासिल किए, और बायोलॉजी में 20 मार्क गवाए इसका मतलब 80 मार्क्स हासिल किए। और ये 60 में से प्रॉब्लम कब आएगी, अगर फिजिक्स में अगर वो 100 से ज्यादा गवा नहीं सकता, मुझे पता है, लेकिन तीनों में मिलकर जब 60 ही मार्क गवा रहा है तो किसी भी सब्जेक्ट में 100 से ज्यादा गवाने का कोई चांस बनेगा नहीं। इसलिए आप सिर्फ ये पता कीजिए कि p प्लस सी प्लस बी इक्वल टू 60 करने के कितने तरीके होंगे, तो दैट विल बी 60 प्लस 3 माइनस 1 c3 माइनस 1, दैट इज 62 c2 which is nothing but 62 into 61 by 2. These many ways are there in which person will lose 60 marks, that means he will score 240 marks. अब पिछले क्वेश्चन में ये क्यों नहीं किया था जब 140 मार्क्स अचीव करने थे, तो वो इसलिए नहीं किया था दोस्तों, वो इसलिए नहीं किया था क्योंकि उस क्वेश्चन में हमें 140 मार्क्स अचीव करना था, इसका मतलब गवाने 160 मार्क्स थे, और उसमें गवाते 160, व्हेनेवर यू लूज 160 मार्क्स दैट टाइम, ये इस तरह से जैसे डायरेक्ट 62 C2 किया है, उस तरह से डायरेक्ट 160 मार्क गवाने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं अप्लाई कर सकते थे आप, क्योंकि देन यू कैन नॉट लूज मोर देन 100 मार्क्स इन वन सब्जेक्ट ऑल्सो। तो टोटल 3 सब्जेक्ट में 160 के वक्त भी ये फिर वो टेंशन रह ही जाती, यहाँ पे वो नहीं है, इसलिए आपको सीधा आंसर लिखना पड़ेगा 62 C2। ठीक है, तो 62 C2 से आप ये आराम से निकाल सकते हैं। Now in the next question it is saying, आई होप ये समझ में तो आ गया आपको, क्योंकि 60 गवाना मतलब 240 अचीव करना, जितने भी आप फिजिक्स में गवाएंगे 100 में से उतने छोड़ के आप यू विल अचीव इन फिजिक्स। कैन यू स्कोर लेस देन 60 मार्क, तो p प्लस सी प्लस बी नीड्स टू बी लेस देन 60, 60 से कम करना है। ठीक है, फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस बायोलॉजी को 60 से कम करना है। और अब इस लास्ट क्वेश्चन में बोला है इन हाउ मेनी वेज कैन ही स्कोर लेस देन 60 मार्क्स, मतलब फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस बायोलॉजी मिलकर लेस देन 60 होना चाहिए। 59 चल सकता है, 58 चल सकता है, 57 चल सकता है, 1 चल सकता है, तो कुछ भी चल सकता है। अब p प्लस सी प्लस बी लेस देन 60 चाहिए, p प्लस सी प्लस बी इक्वल टू 59 के कुछ तरीके होंगे, 58 के कुछ तरीके होंगे, 57 के कुछ होंगे, अब टू 0 भी चल सकता है, 1 भी चल सकता है, 2 भी, एनीथिंग लेस देन 60 इज एक्सेप्टेबल। तो वो सारे आपको ऐड करने पड़ेंगे, लेकिन ये लेंथी प्रोसेस बनेगा। हाँ, हालांकि उसमें कुछ पैटर्न जरूर मिल सकता है, तो आप उसमें एपीजीपी में से किसी एक सीक्वेंस की मदद लेके वो निकाल भी सकते हो। लेकिन इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का मैं एक आसान तरीका बताता हूँ। फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस बायोलॉजी नीड्स टू बी लेस देन 60, समथिंग लेस देन 60, कितना कम वो पता नहीं। मान लो एक और चौथा सब्जेक्ट है डी, ठीक है, और अब टोटल में समझो इक्वल टू 59 बनाता हूं, टोटल में बना देता हूं 59। अब इसके कितने तरीके हैं, अब ध्यान से देखोगे, डी मीन्स लेस फॉर 60, लेस फॉर 60। अब ध्यान से देखोगे, मैं फिजिक्स को p प्लस सी प्लस बी प्लस डी इक्वल टू 59 अगर लिखता हूं, तो ये हो सकता है 59 0 0 0, एक तरीका है जिसमें p प्लस सी प्लस बी का टोटल कितना रह गया 59, या ऐसा हो सकता है ये सब का टोटल 59 में मेंटेन करूंगा। ऐसा हो सकता है कि d की वैल्यू 1 हो और ये 27 या ये 58 चाहिए ना, तो ये 28 30 0 एंड 1 हो सकता है। d की वैल्यू 2 हो गई तो ये टोटल ऑटोमेटिकली 57 होगा, d की वैल्यू 3 हो गई तो टोटल ऑटोमेटिकली 56 हो जाएगा। तो जस्ट टेल मी हाउ मेनी वेज आर देयर ऑफ सेइंग p प्लस c प्लस b प्लस d इक्वल टू 59। वी हैव इंट्रोड्यूस्ड वन मोर वेरिएबल d and we will now maintain the total to be 59. Whenever d is 0, that time total of this will be 59. Whenever d is 1, that time the total of this will be 58. And whatever d can take any value from 0 to 59. We are fine with that. तो इसके तरीके कितने होंगे, तो ये चार वेरिएबल्स के एडिशन 59 चाहिए, तो 59 प्लस 4 माइनस 1 c 4 माइनस 1, 59 and 4 is 63 minus 1 is 62
C3। इसके तरीके कितने होंगे? तरीके होंगे 62C3। ठीक है, लेस देन और इक्वल टू कहा है या क्या कहा है? उन्होंने कहा है कैन स्कोर लेस देन 60 मार्क्स। यस, लेस देन 60 का है, मतलब ये मैक्स P प्लस C प्लस B प्लस एक्स्ट्रा वेरिएबल जो लिया है उसकी वैल्यू एट मैक्स 59 हो सकती है। सो 62C3, 62 इंटू 61 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल 6, सो ये 10, 62 इंटू 610, this will be the answer for this question, 62 into 610। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ रहा है। ये D क्या है आपको समझ में आ रहा है? आप समझ लो अगेन, P प्लस C प्लस B प्लस D, आई एम ऑलवेज गोइंग टू मेंटेन 59, जिसके टोटल 62C3 मतलब 62 इंटू 61 इतने तरीके हैं। अब उस तरीके में ऐसा भी हो सकता है कि D की वैल्यू 30 आ गई और P की वैल्यू 20 आ गई, C की वैल्यू 5 आ गई, D की वैल्यू 4 आ गई, तो ये टोटल तो हमेशा 59 रहेगा। आपको कंसर्न इससे है, तो P प्लस C प्लस B इसमें आ रहा है 29, तो ये 29 आ गया तो भी आपको चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्यों चलेगा? क्योंकि यू वांट द टोटल ऑफ P प्लस C प्लस B प्लस D, नहीं, P प्लस C प्लस B टू बी लेस देन और इक्वल टू 59। ये आपको लेस देन और इक्वल टू 59 चाहिए। इसका मतलब P प्लस C प्लस B प्लस D इक्वल टू 59 मेंटेन करेंगे, एंड D की वैल्यू 0 से 59 के बीच की कुछ भी हो सकती है। एवरीथिंग इज एक्सेप्टेबल टू अस। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये खत्म हो जाते हैं सारे 100 बेसिक क्वेश्चंस, इंक्लूडिंग इनफैक्ट इंक्लूडिंग 10 एक्सरसाइज क्वेश्चंस, जिसमें कोई नया थियोरी तो नहीं था। Now with the help of these questions I have completed entire theory which is required for P&C। इसके बाहर का कुछ भी कॉन्सेप्ट नहीं है, माइन्यूट टू माइन्यूट कॉन्सेप्ट भी मैंने ले लिया है, तो नया कुछ भी आपको इसके बाहर मिलेगा नहीं। थोड़ा टाइम लग सकता है, डिटेल में लिया है मैंने टॉपिक को, तो अच्छे से एक बार देख लो, लेकिन वंस एंड फॉर ऑल ये आपका टॉपिक कवर हो जाएगा। इसके ऊपर प्रोबेबिलिटी डिपेंडेंट है, लेकिन प्रोबेबिलिटी में अब सिर्फ प्रोबेबिलिटी का स्पेशल जो थियोरी रहेगा वही रहेगा। P&C का जो थियरी रिक्वायर्ड था उसमें से कुछ भी छूटा नहीं है अभी, तो ये सारा नॉलेज वहां पे भी एप्लीकेबल होगा। कई बार कैट में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस भी P&C के ऊपर पूछे गए हैं, कई बार बहुत कम भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो यू कैन बी प्रिपेयर्ड। ऑब्वियसली अरिथमेटिक, ज्योमेट्री आर मोर इंपॉर्टेंट फॉर कैट than this particular topic, but एक interesting topic है, और आपका worst case scenario in which a lot of questions might appear from P&C, उस worst case scenario के लिए आपको prepare करने के लिए मैंने डिटेल में इस टॉपिक को लिया है। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड एवरीथिंग फ्रॉम P&C। कुछ भी डाउट होगा तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 9975680967 पे भी मुझे पूछ सकते हो। ठीक है, सारी ही टॉपिक एक 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 करके हमने डिटेल में देखे हुए हैं क्वांट के। ठीक है, और इस सारे हैंडआउट्स हमारे जो है उसको आप अच्छे से सॉल्व करते चलिए। हैंडआउट में हम मेक श्योर करते हैं कि सारी थियोरी अच्छे से कवर हो। ठीक है, सारी थियोरी क्वेश्चंस, क्योंकि क्या होता है जब आपको कम हैंडआउट करते हो तो बहुत कम टाइम में आपका पूरा टॉपिक का नॉलेज कवर हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। क्वांट एक बहुत इजी सेक्शन है, बहुत स्कोरिंग सेक्शन है, आप इसको डर के मत रहिए। ठीक है, बहुत इजीली आप इसमें बहुत ज्यादा स्कोर कर सकते हो। बहुत प्रैक्टिस की भी जरूरत नहीं है, लेकिन सारी वैरायटी आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, इजीली इसमें बहुत हाई स्कोर कर सकते हैं आप। ठीक है, और इसको एक स्कोरिंग एरिया की तरह ही देखिए। आपका 3 सेक्शन में इंग्लिश और DILR में स्कोर मैक्सिमाइज करने का एक लिमिट है, लेकिन इसमें कोई लिमिट नहीं है। इसमें आप सारे 34 के 34 क्वेश्चंस भी आराम से सॉल्व कर सकते हैं, कोई क्वेश्चन अनसॉल्वेबल नहीं होता। इजी क्वेश्चंस 12-15 तो स्ट्रेट अवे इजी क्वेश्चंस होते हैं। इवन इन द लास्ट ईयर कैट, जिसको क्वांट के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट माना गया, उसमें भी आप अगर देखोगे तो 15 के अराउंड बहुत इजी क्वेश्चंस थे। मैंने पूरे 34 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, और मैं खुद भी हर साल कैट लिखता हूँ, और लगभग 10-12 मिनट मेरे बच गए थे। हाँ, ये अलग बात है कि वो 34 क्वेश्चंस मैंने बहुत तेजी से करने के कारण, या साल भर हमारी कुछ खास टेस्ट सीरीज वगैरह की प्रैक्टिस ना होने के कारण वो कुछ सिली मिस्टेक्स में 3 क्वेश्चन गलत हो गए मेरे, वो अलग बात है। लेकिन आपके प्रैक्टिस के कारण वो आपसे गलत नहीं होंगे। ठीक है, आप क्योंकि आप क्रॉस चेक, स्टूडेंट की अच्छी बात ये होती है कि वो यूजुअली क्रॉस चेक करता है आंसर्स को, वो आपको करते रहना चाहिए, वो अच्छी बात है।
टेस्ट लिखते रहने चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, और क्वांट को एक स्कोरिंग एरिया की तरह देखना ज़रूरी है। एक अच्छा स्टूडेंट आराम से एटलीस्ट 25 क्वेश्चंस तो इसमें सॉल्व कर सकता है। 25 क्वेश्चन अगर आप सही सॉल्व करते हैं क्वांट में, तो आपका स्कोर क्वांट का हो जाएगा 25 3 75 मार्क्स। अगर आप एक सेक्शन में 75 कर रहे हैं, क्वांट में 75 कर रहे हैं, तो आपका 99 परसेंटाइल ओवरऑल आना पक्का है, क्योंकि अराउंड 150 मार्क्स फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं, क्वांट, डीएलआर, वीआरसी 3 सेक्शन में मिलकर 150 मार्क्स के अराउंड 99 परसेंटाइल बनता है। अगर आप 75 मार्क्स इस सेक्शन से ला रहे हो, तो बाकी 2 सेक्शन से आप आराम से 75 मार्क्स या उसके ऊपर का कवर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे टारगेट आपको ज़्यादा मार्क्स का रखना चाहिए, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टूड एवरीथिंग। इन केस यू हैव एनी डाउट तो वीडियोस दोबारा देखिए या मुझे मैसेज कीजिए। हम प्रोबेबिलिटी में भी बाकी का जो है इसका और रिपीट प्रैक्टिस हमारा होगा ही, ठीक है। थैंक यू।